से पढ़ेंगे जहाँ से मेरा वीडियो एंड हो गया था। हमारा वीडियो आधे में एंड हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। बट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनसे उनके उपयोग की एक आपको सूची बनानी है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके, मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। तो सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रखी होती है तथा अन्य में यह तिर्यक क्रासबद्ध होती है। तिर्यक यानी कि क्रासबद्ध होती है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए, जो ए वाला है वो रेखीय है, यह क्रासबद्ध है, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके जुड़े हैं। और ये जो है एकदम एक रेखा में, एक समान रेखा में जो है वो जुड़ा हुआ है। तो प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हो। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, यह इसे बेलनाकार चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसे इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। देखिए, पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आई जाने वाली पॉलीथीन है, ठीक है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत यानी कि खराब हो जाए, वह सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। यहाँ एक डिफिनेशन है आपका कि जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए अथवा सरलतापूर्वक मुड़ जाए, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। और दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें बार बार सांचे में ढाल दिया जाता है, तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें यानी कि टाइल्स, ठीक है, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे थर्मोसेटिंग से बनी प्लास्टिक की वस्तुएं ये हैं, और थर्मोप्लास्टिक से निर्मित ये हैं। विकल्प पदार्थ अथवा प्लास्टिक, ठीक है। आजकल यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण यह है हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। क्या आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ला रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के थर्मोप्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं। तो सी है प्लास्टिक कुचालक है। तो आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इससे बने होते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक से बना हो, जैसे कि कुकर हो गया, इन सब के हत्थे प्लास्टिक से बने होते हैं जिसको आपकी लाइन की करंट न लगे, ठीक है, इस कारण से। तो क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में व्यापक उपयोग में होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिकिया को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी 3.3 में दिया गया है अपशिष्ट प्रकार, जैसे सब्जी और फलों के छिलके, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। यह क्या करता है, यानी कि अपहासित होने में लगने वाला समय, यानी कि उसको नष्ट होने में लगने वाला समय है 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से, तो इसे बोलेंगे जैव निम्नीकरण। जो नहीं ख़त्म होंगे उसे बोलेंगे जैव अनिम्नीकरण। तो जो कागज़ है वह भी 10 से 30 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में, ये भी जैव निम्नीकरण है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, यानी ये भी जैव निम्नीकरण है। देर में हो रहा है मगर हो तो रहा है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में, जैव निम्नीकरण ये भी है। मगर टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, ये जैव अनिम्नीकरण वस्तु है। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं, इसको एक जैव अनिम्नीकरण है, यानी कि अब होंगे कि नहीं होंगे इसका कोई सही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम ऊर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करना है आपको, इनका अलग निस्तारण कीजिए, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी आपको क्या करना है, सूची बनाना है, और पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक आपको मिलाने हैं और इनका पुनः चक्रित सामग्री में का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। यह उत्तरदायी नागरिकों के रूप में 5 सिद्धांत को याद रखिए, ठीक है, यानी कि उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करिए। इस प्रकार की आदतों को विकास करिए जो पर्यावरण की हितैषी होगी। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हैं। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ भी खा जाती हैं। क्या आप इनका परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र पर कंठरोध उत्पन्न करते हैं। उनकी जहाँ पे से वो सांस लेते हैं ना, श्वास नली, उसी में जाके वे अटक जाएंगे अथवा आमाशय में एक स्तर बनाते हैं और अंततः यह वायु उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। उन्होंने प्लास्टिक निगला, उनके आमाशय में थोड़ी ना प्लास्टिक पच जाएगा, वह वहीं पे एक जगह जमा हो जाएगा जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो सोचिए प्लास्टिक जो है कितना हानिकारक है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक भी देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं।
क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सोचते हैं जिसके सार्वजनिक स्थल स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त रहें? ठीक है। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेके जाना चाहिए और प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों को आपको प्रयोग में लाना चाहिए। हम देखेंगे कि प्रमुख शब्द इस चैप्टर में के ये हैं: एक्रिलिक, कृत्रिम रेशे, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयान, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में आपने सीखा कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशे की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? बहुलक। अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित को हम बहुलक बोलते हैं। जब प्राकृतिक रेशे पौधे और वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों और रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों में भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशे का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे कि रस्सियाँ, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि को लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जा सकता है। संश्लेषित रेशे के वृहद निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन, प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि के गुण में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न करती हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि उनमें अच्छे गुण का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय को पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। थैंक यू।